नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं श्री रेणुका शुगर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, रेणुका के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एक्सपर्ट लेवल की डीप एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे हम इस स्टॉक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इस स्टॉक का जो पिटारा है उस पिटारे को खोलने वाले हैं। फंडामेंटल नाम का जो भी पिटारा है उस पिटारे को खोलने वाले हैं। उस पिटारे में देखते हैं क्या क्या निकल के आता है, कितने कितने टाइम पीरियड के लिए आपको कितना कितना अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो स्कोप है वो कितना कैसा स्कोप है इस स्टॉक का। साथ में जो स्टॉक का ट्रेंड है वो ट्रेंड किस तरीके का है, क्या स्टॉक सच में ऊपर जाएगा या स्टॉक में हो सकती है एक बड़ी गिरावट, ये आपको बताएंगे। साथ में कितने कितने टाइम पीरियड पे कितनी कितनी होल्डिंग करने पे आपको क्या क्या रिटर्न मिलेगा वो आपको बताएंगे कि भाई 15 दिन में कितना मिलेगा, महीने में कितना मिलेगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 9 महीने में आपको कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक लॉन्ग टर्म में आपको कितना ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में इक्विटी के ऊपर कितना जो एवरेज चल रही है रिटर्न की, साथ में जो कैपिटल है उसके ऊपर आरओसी कितनी चल रही है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल कितना चल रहा है। साथ में स्टॉक का मजबूत रेसिस्टेंस क्या है, जो इसकी बुकिंग एवरेज है वो क्या है। ठीक है, हर एक पहलू के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। यहाँ पे मैं आपको कोई भी कैंडल चार्ट नहीं दिखाने वाला। काफी एडिटर्स क्या होते हैं, वीडियो एडिटर क्या होते हैं कि कैंडल चार्ट के भरोसे पूरी की पूरी 10 मिनट की वीडियो बना के डाल देते हैं। समझ में नहीं आता कि भाई वो कैंडल चार्ट पे 10 मिनट का मसाला लेके कहाँ से आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज विद ए प्रूफ सामने ऑन स्क्रीन आपको सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरे फंडामेंटल का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी एक काफी बड़ी डीप एनालिसिस। आपने ऐसी एनालिसिस कभी देखी नहीं होगी। ठीक है, तो देखो, अगर स्टॉक के करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 53 रुपए 24 पैसे के आसपास है। साथ में अगर यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखा जाए तो 5 रुपए 12 पैसे के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ये स्टॉक कंटिन्यू अपने अपर सर्किट की तरफ ताबड़तोड़ भाग रहा है। साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10.5% का एक अच्छा खासा उछाल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ में बात करें अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की तो ये स्टॉक 36 रुपए 55 पैसे से चल के 56 रुपए 75 पैसे के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे कोई खास मतलब रिटर्न देखने को नहीं है, एक एवरेज रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या शुगर मिल्स कंपनियों में इतना ही रिटर्न मिलता है, क्या ये मतलब फैक्ट है? देखो, मैंने काफी ज्यादा एनालिसिस की है, धामपुर शुगर की भी की है, श्री रेणुका शुगर्स की भी की है, ठीक है, देवांगरे शुगर की भी की है। शुगर्स मिल्स में काफी कंपनी तो ऐसी है कि भाई जो ताबड़तोड़ रिटर्न दे रही है, लेकिन मोस्टली कंपनी जितनी होती है वहां पे आपको कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो देखा जाए तो देखो, रिटर्न तो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न होना चाहिए, जो स्टॉक का प्राइस है उसके हिसाब से जो रिटर्न देखने को मिलना चाहिए वो रिटर्न यहाँ पे इतना है नहीं। यहाँ पे एक एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है। साथ में स्टॉक कोई भी डिविडेंड नहीं दे रहा। साथ में यहाँ पे जो पी रेशियो है वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब अभी इसकी जो बुक एंट्री है उसके अंदर आया नहीं है। देखा जाए तो अगर जब हम इस स्टॉक का फंडामेंटल करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस वैल्यूएशन है वो कितना है। ठीक है, डिविडेंड यहाँ पे नहीं दिया, इसका एक रीजन हो सकता है भाई यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनकी होल्डिंग सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिस स्टॉक के अंदर पब्लिक होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है वहां पे कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं देती। डिविडेंड आपको उस केस में मिलता है जब वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा है और कंपनी को ये रिस्क लग रहा है कहीं हमारे प्रमोटर ही ना डूब जाए, तो वो क्या करते हैं कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पे डिविडेंड देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और वहां पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग धीरे धीरे कम करते हुए पब्लिक इन्वेस्टर्स को सारा माल थमा के वहां से निकल जाए। ठीक है, मेन गेम होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं वो काफी मतलब बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिविडेंड नहीं है। ठीक है, साथ में अगर बात करने वाले हैं स्टॉक के जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसके बारे में कि भाई यहाँ का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें आखिर क्या निकल के आ रहा है। अगर जून 2024 के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 3000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो प्रोग्रेस है 32% के जबरदस्त ग्रोथ के साथ है। साथ में अगर यहाँ पे नेट इनकम की बात करें तो -65 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे 19% से ज्यादा की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलती है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे आपको लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 9% से ज्यादा का जबरदस्त यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है, एक अच्छी खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है।
अब बात करने वाले हैं स्टॉक की, थोड़ी सी डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। देखो स्टॉक का जो करंट शेयर प्राइस है वो 52 रुपए है, लेकिन जो मार्केट कैपिटल है वो काफी ज्यादा है। देखो किसी भी स्टॉक के अंदर सबसे पहली चीज बता देता हूं, उस स्टॉक के अंदर अगर प्राइस के हिसाब से मार्केट कैपिटल जितनी ज्यादा कम रहेगी, स्टॉक उतना ही ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे चलेगा। जिस स्टॉक के अंदर आपको मार्केट कैपिटल भारी भरकम मिलेगी, तो आप समझ जाना कि वहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी कम होने वाली है, या एफआईआई डीआईआई में से किसी की होल्डिंग कम मिलेगी। पब्लिक इन्वेस्टर्स वहां दबके कूट कूट के भरे हुए मिलेंगे, सारा माल पब्लिक इन्वेस्टर्स ही लेके बैठे हैं, तो वहां पे आपको मार्केट कैपिटल उसके प्राइस वैल्यू से कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगी। ठीक है, जब आप 8-10 एनालिसिस मेरी चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जो मार्केट कैपिटल है वो एवरेज एक्चुअली होनी कितनी चाहिए प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल होनी चाहिए जिस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ये स्टॉक है, उसके हिसाब से यहाँ पे कम से कम 5,000 करोड़ के आसपास या 6,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आपको स्टॉक में देखना है तो। अब बात करने वाले हैं स्टॉक का जो सबसे मजबूत और मेजर की पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं आरओई। देखो आरओई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर देखा जाए तो सारा गेम आरओई का ही होता है। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई आपको इक्विटी के ऊपर एवरेज कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप 1 साल तक कोई इक्विटी लेके होल्ड करते हो तो उस पर आपको एवरेज कितना रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पे 43 रुपए 63 पैसे आपको एक एवरेज यहाँ पे आरओई मिल रही है। अब बात करने वाले आरओसीई। आरओसीई का मतलब होता है कि भाई रिटर्न ऑन कैपिटल, आपने जो कैपिटल लगा रखी है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न देखने की एक एवरेज यहाँ पे बन के आ रही है। तो यहाँ पे 37 रुपए 48 पैसे की यहाँ पे कैपिटल के बेस पे एक रिटर्न देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो अभी माइनस में चल रही है। ठीक है, मतलब माइनस में इसका ये है कि भाई स्टॉक के अंदर जो है ना, यहाँ पे काफी बड़ी चीज है कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स है उनके पास सबसे ज्यादा माल है। ठीक है, और उन्होंने माल जब स्टॉक पहली बार शुरू हुआ था, स्टार्टिंग के होते ही उन्होंने सारा का सारा माल यहाँ पे उठा लिया। ठीक है, अब बात करने वाले हैं, देखो बुक वैल्यू एक सबसे बड़ा देखा जाए तो रेसिस्टेंस होता है, लेकिन काफी स्टॉक्स के अंदर ये माइनस में चलती है। ठीक है, माइनस में देखने को मिलता है, तो माइनस का मतलब यही होता है कि भाई वहां पे सारा का सारा माल, ज्यादातर माल प्रमोटर्स के हाथ में है, तो वहां पे स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्टॉक के फेस वैल्यू की। देखो फेस वैल्यू क्या होती है किसी स्टॉक की, वो समझते हैं। मान लो आपने ये शेयर 50 रुपए पे खरीद लिया और आप 2 महीने के लिए शिमला चले गए घूमने के लिए, और 2 महीने आप स्टॉक को देखते ही नहीं हो, बीच में स्टॉक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको कोई अपडेट नहीं है, और आपके पीछे से क्या पता भाई इस कंपनी का दिवाला निकल जाए और ये स्टॉक बंद होने की कगार पे आ जाए, या ये स्टॉक डिलिस्ट होने की कगार पे आ जाए, तो क्या होगा कि भाई एनएससी जो जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो क्या करेंगे, डेट फिक्स कर देंगे कि भाई आपकी कंपनी इस डेट को डिलिस्ट हो जाएगी और जितने भी शेयर है हम इस डेट को जीरो कर देंगे। उसके बाद कंपनी की क्या होगी, बिकवाली होगी और उसके बाद उसकी बोली लगाई जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही न्यूज मार्केट में आएगी, लोग क्या है कि सोल्ड आउट करना शुरू कर देंगे, कोई 1 रुपए के लॉस के साथ, कोई 5 रुपए के लॉस के साथ, और लोग भागना शुरू कर देंगे। आप जैसे शिमला से आओगे घूम फिर के आपने देखा कि भाई कंपनी तो डिलिस्ट हो गई और आपके जितने भी शेयर थे वो सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। मान लो आपने 50 रुपए के हिसाब से 10 शेयर खरीदे, तो आपको रिकवरी पे क्या मिलेगा, तो आपको पर शेयर रिकवरी पे 1 रुपए यहां से मिलेगा। जो फेस वैल्यू होती है वो तो एक तरह से देखा जाए तो रिकवरी होती है कि अगर कंपनी डिलिस्ट हो जाए तो आपको रिकवरी के तौर पे पर शेयर 1 रुपए मिलेगा। चाहे वो शेयर आपने 40 रुपए का खरीदा हो, 50 का खरीदा हो, या 100 रुपए में खरीदा हो, जो उसकी फेस वैल्यू है वही उसकी रिकवरी वैल्यू है। देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कभी भी फेस वैल्यू को कंसीडर करके इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा नहीं लगाते, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा वो अपने स्टॉक के बारे में अपडेट जरूर लेता है, चाहे वो 5 दिन में, हफ्ते भर में, 10 दिन में ले। ठीक है, जैसे उसको कानों में थोड़ी सी भनक लग गई कि भाई कंपनी डिलिस्ट होने वाली है या कंपनी का दिवालिया निकलने वाला है, तो वो बंदा क्या करेगा, वहां से सोल्ड आउट करना शुरू कर देगा। भाई कुछ लोग प्रॉफिट में सोल्ड आउट करेंगे, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रॉफिट नहीं मिला तो चलो 2-4 रुपए का लॉस ही सही, पर यहाँ से जितनी जल्दी भागा जाए वो सही है। ठीक है, तो वो बंदे मतलब जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, इस वजह से फेस वैल्यू तक आने का कोई वेट नहीं करता। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कोई भी कंसीडर नहीं करता, ये बस एक रिकवरी अमाउंट है जो फ्यूचर के इंसिडेंट के लिए दिखाया गया है। ठीक है, साथ में अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म के अंदर कितना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा और स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, ये सबसे ज्यादा मेजर पार्ट है स्टॉक के फंडामेंटल का। देखो अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो, ठीक है,
अगर आप शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ 1 वीक के लिए अगर आप होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 11.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप इसे 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 13% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इसे 3 मंथ होल्ड करते हो तो 8% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ में 32.5% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ में यहाँ पे आपको 13% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न मिलेगा। 1 ईयर तक आपको कोई भी यहाँ पे रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। 2 ईयर में भी कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे लंबे टाइम के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म लगाते हो, मान लो 4 ईयर के लिए लगा दिया आपने, तो आपको यहाँ पे 482% का रिटर्न मिलेगा। 5 साल के लिए लगा दिया तो यहाँ पे आपको 650% का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो घुमा फिरा के बात यह है कि भाई लॉन्ग टर्म के अंदर आपको 1-2 साल तक कोई भी स्टॉक में रिटर्न नहीं है। यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न है तो 4 से लेके 5 साल तक एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में हर लेवल पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, चाहे आप 1 वीक होल्ड करो, 1 मंथ करो, 3 मंथ करो, 6 मंथ करो या फिर 9 मंथ करो, आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। देखो हर एक स्टॉक्स के अलग अलग फंडामेंटल होते हैं। जैसे HCL इन्फोसिस्टम ले लो, इसके तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न है। लेकिन अगर श्री रेणुका शुगर्स की बात करें तो यहाँ पे 1 और 2 ईयर में तो कुछ है ही नहीं। देखो अगर कोई बंदा 1 या 2 साल के लिए यहाँ पे होल्ड करता है तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं है। मतलब आप ये देख सकते हो भाई हर साल के एंड में, मतलब या तो इसका कोई क्वार्टरली रिजल्ट निकलता होगा या हर साल के लास्ट में ये जबरदस्त गिरावट यहाँ पे करता है। इसी वजह से यहाँ को 1-2 साल के अंदर कोई भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म अगर रिटर्न लेना है तो 4-5 ईयर के लिए आप यहाँ पे खरीदे, या फिर शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। अगर मान लो आप लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके पास एक बड़ा अमाउंट नहीं है, आप छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सिप वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो। सिप में क्या होता है, ये एक तरह से EMI होती है कि आप छोटा सा अमाउंट लगा के लॉन्ग टर्म के लिए सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप उसमें अपना टाइम पीरियड सेट कर सकते हो जो इंस्टॉलमेंट का है कि भाई जैसे आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट भरना है, या 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, या साल में एक बार आपको इंस्टॉलमेंट भरना है। जो टाइम पीरियड आप सेलेक्ट कर दोगे उसी टाइम पीरियड पे आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते रहेंगे और वहां पे पैसे इकट्ठे होते रहेंगे। जिस दिन भी आप निकालोगे आपके रिटर्न के साथ जो भी आपका प्रॉफिट बन रहा होगा उसके साथ आपका टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा, या जो भी लॉस हो रहा होगा तो लॉस के साथ उतना अमाउंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब बात करने वाले स्टॉक के अंदर जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में। ये भी काफी मेजर पार्ट होता है, इसी से पता चलता है कि स्टॉक के अंदर आखिर मोमेंटम क्या होने वाला है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो सारा का सारा माल लेके बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक इन्वेस्टर्स की है और एक प्रमोटर की है। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 62.48% थी, जो इस साल भी यहाँ पे 62.48 के आसपास है। मतलब यहाँ पे जो प्रमोटर्स है उसकी होल्डिंग में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, लगातार क्वार्टरली टू क्वार्टरली अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। साथ में अगर यहाँ पे DII की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो DII थी वो 10.11% के आसपास थी, जो इस साल घटकर यहाँ पे 0.02% की यहाँ पे गिरावट हो गई। 0.02% की यहाँ पे गिरावट हो गई, 10.09% यहाँ पे DII रह गई। ठीक है, अब बात करने वाले FII की होल्डिंग के बारे में। पिछले साल अगर बात करें FII की होल्डिंग तो 2.93% थी, जो इस साल बढ़ के 3.43% के आसपास हो गई। मतलब यहाँ पे जो FII की होल्डिंग है इस साल काफी ज्यादा बढ़ गई। साथ में अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर थे वो 24.48 थे पिछले साल, जो यहाँ पे घट के 24% के आसपास आके खड़े हो गए। मतलब यहाँ पे 0.48% की यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। जो यहाँ पे इन्होंने शेयर बेचे वो शायद यहाँ पे FII ने खरीद लिए। ठीक है, और जो यहाँ पे इन्होंने शेयर बेचे थे वो भी FII ने यहाँ पे खरीद लिए। अब FII क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, फाइनेंशियल कंपनी होती है, वो FII होती है। ये क्या करते हैं, जितने भी शेयर्स वगैरह होते हैं ना उनको म्यूचुअल फंड के थ्रू सोल्ड आउट करते हैं। ठीक है, या फिर वो इक्विटी का बॉन्ड बना के इक्विटी बॉन्ड के थ्रू इसको सोल्ड आउट करते हैं। तो या तो इक्विटी बॉन्ड के थ्रू सोल्ड आउट कर रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी और म्यूचुअल फंड की भी हिस्सेदारी है। ठीक है, तो और अगर यहाँ पे गवर्नमेंट अगर देखा जाए गवर्नमेंट होल्डिंग, तो यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट ईयर भी कुछ भी नहीं थी और इस साल भी यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पे सारा का सारा जो माल है वो प्रमोटर्स के हाथ में, और प्रमोटर्स क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं।
और जैसे ही स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके मार्केट में रिलीज करते हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ पे एक बड़े प्राइस के ऊपर ले जाके इन्वेस्टर्स को, और वहाँ पे वो प्राइस को वहाँ पे अपने स्टॉक्स को धीरे धीरे रिलीज करेंगे और वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स को महंगे रेट में सारा का सारा शेयर थमा देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर स्टॉक की और एवरेज देखी जाए और या पॉजिटिव मोमेंटम देखा जाए तो वो ये है कि स्टॉक के अंदर 4 और 5 ईयर में अच्छा खासा रिटर्न है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जबरदस्त रिटर्न है, साथ में यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो काफी जबरदस्त है। जिन स्टॉक्स के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है वो स्टॉक रॉकेट बनते ही बनते हैं, उसको रॉकेट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहां पे एक जबरदस्त मतलब लेवल का आपको पॉजिटिव मोमेंटम आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं तो यही रिकमेंडेड करूंगा कि भाई आपको स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे होल्ड, यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो। अगर आपने स्टॉक यहाँ पे खरीद रखा है तो कम से कम या तो शॉर्ट टर्म में उसको सोल्ड आउट कर दो, नहीं फिर आपको 4 या 5 साल के लिए उसको कम से कम होल्ड करके रखना। ठीक है, एक अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये थी स्टॉक की अब तक की सबसे डीपली एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को रूबरू रख सके, इंफॉर्मेटिव रख सके, ताकि आप अपनी नॉलेज को अपडेट रख सके और अपने आप को अपग्रेड कर सके। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।